हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम दिसंबर 2024 के इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों मैंने अभी तक नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, जो मैंने शुरू जनवरी 2024 से किया था। और मैं मार्च 2025 तक के सारे इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करूँगा। तो आप इस मेरी सीरीज़ को एंजॉय करके आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, दिसंबर महीने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम देखते हैं वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया है। अगर इस रिपोर्ट के इतिहास के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो इस रिपोर्ट को सबसे पहले 1987 में पब्लिश किया गया था और उसके बाद से हर 2 साल पे ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो आपको ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि ये रिपोर्ट हम हमेशा हर 2 साल पे ही पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। अब इस रिपोर्ट में कुछ की डेफिनेशंस यूज़ किए गए हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसमें पहला है ट्री कवर। दोस्तों, ट्री कवर जो है वो 1 हेक्टेयर से कम का एक ऐसा एरिया जहाँ पे ट्री पैचेस पाए जाते हैं। और इन एरिया को ट्री फॉरेस्ट कवर में नहीं अगर कवरेज दिया गया है, तो फिर ऐसे एरिया को हम ट्री कवर में काउंट करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, ट्री कवर में जो भी एरिया होगा ट्री पैचेस का, वो 1 हेक्टेयर से कम होगा। ओके। दूसरा है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर दोस्तों, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला ऐसा लैंड जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे ज़्यादा होती है, तो हम उसको फॉरेस्ट कवर में काउंट करते हैं। और फॉरेस्ट कवर में आप ध्यान रखेंगे कि बैम्बू और पाम, इनसे ये भी कंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है, ट्री कैनोपी डेंसिटी। मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। दरअसल जब आप किसी इलाके को आसमान से देखते हैं, तो आपको ज़मीन का कितना पार्ट दिखता है, यही होता है ट्री कैनोपी डेंसिटी। तो आपको जितना कम ज़मीन दिखेगा, ट्री कैनोपी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर 100 मीटर के किसी एरिया में पेड़ से जो ज़मीन है वो लगभग 70 मीटर कवर हो जाता है, पेड़ों की छाया से 70 मीटर का ज़मीन ढक जाता है। तो ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है, हम इसको 70% कहते हैं। ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पेड़ों की जो छाया ज़मीन पे पड़ती है उसी को ट्री कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। तो फॉरेस्ट कवर में हमेशा 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला लैंड होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ट्री कवर में 1 हेक्टेयर से कम वाला ट्री पैचेस होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला है फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया में दोस्तों उन सारे लैंड्स को कवर किया जाता है जिनको कि एज अ फॉरेस्ट नोटिफाई किया गया है किसी भी गवर्नमेंट के एक्ट में या गवर्नमेंट के रूल में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब फॉरेस्ट एरिया का एक और नाम है रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। चूंकि इसको किसी गवर्नमेंट के एक्ट या रूल में नोटिफाई किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए फॉरेस्ट एरिया को हम रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। अब फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, फॉरेस्ट एरिया जो है वो किसी भी लैंड के लीगल स्टेटस को डिनोट करता है। मीन्स कि फॉरेस्ट एरिया हमेशा किसी ना किसी गवर्नमेंट एक्ट या रूल में नोटिफाई होता है। वहीं जो फॉरेस्ट कवर होता है वो किसी भी लैंड पे ट्रीज के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, नथिंग मोर देन दैट। ओके। तो आई होप कि इन दोनों के बीच का जो थोड़ा सा अंतर है वो उसको आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर हम इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करें, तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 3 ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। ये डेटा आपको ध्यान में होना चाहिए, यूपीएससी स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ सकती है। फिर लार्जेस्ट अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर कहीं पे इंक्रीज हुआ है तो वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहीं पे डिक्रीज हुआ है तो वो मेघालय में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर और मैंग्रोव का लॉस हुआ है। ठीक है। फिर टॉप 3 स्टेट और यूटी जिन्होंने जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, उसमें आप देखेंगे नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे गुजरात है और नंबर 3 पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। फिर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फॉरेस्ट फायर, इनमें कुछ कमी आई है 2021-22 के सीजन में। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में ये रखना है कि हमने जो अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में अपनाई थी, उस पॉलिसी में हमने ये लक्ष्य रखा था कि हम अपने कंट्री के टोटल लैंड का 1/3 एरिया जो है वो ट्री से कवर करके रखेंगे।
और हिली और माउंटेनियस रीजन में तो ये 2/3 है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था। अब हम अगले रिपोर्ट की अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो ये सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में है। अब सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको अलग अलग कई करंट अफेयर्स में इसकी चर्चा की है, और शायद फरवरी के महीने वाले करंट अफेयर्स में मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम उस वीडियो में जो बातें हमसे छूट गई थी, हम आज उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में बात करें तो ये फॉरेस्ट का या नेचुरल वेजिटेशन का एक ऐसा पैच होता है जिसका अपना रिलीजियस और स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, ठीक है। और ये इंडिजिनस कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर सैक्रेड ग्रोव्स की बात करें तो IUCN के अनुसार इंडिया के पास लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक सैक्रेड ग्रोव्स हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ मैप दे दिया है, आप इसको आराम से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि किस राज्य में सैक्रेड ग्रोव्स का क्या क्या नाम है। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसको देववन कहते हैं। उत्तराखंड में इसको बुग्याल और फिर देववन भी यहाँ भी कहते हैं। सिक्किम में आप इसको गंपा फॉरेस्ट देख सकते हैं। तो ये कुछ इंडिया के सीक्रेट जो ग्रोव्स हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने मैप में दे दिया है। जब आप इस वीडियो के बाद PDF डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं आराम से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने अपने करंट अफेयर्स में चर्चा किया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि हर महीने केवल 30 से 40% ही करंट अफेयर्स नया होता है, बाकी 60% रिपीटेड करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो PM ने केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए एक फाउंडेशन को लेट डाउन किया है, इसलिए ये चर्चा में था। अगर हम केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये केन बेसिन से जो सरप्लस वाटर है उसको बेतवा बेसिन में ट्रांसफर करने की बात करता है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, केन बेसिन से बेतवा बेसिन में पानी को ट्रांसफर किया जाएगा, पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन का ईयर है वो 2030 है, यानी 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। साथ ही जो बुंदेलखंड रीजन में जो ड्रॉट प्रोन जोन्स हैं वह उसको भी ये फोकस करता है। तो आप मैप पे ये देख सकते हैं, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं यही है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024। अब ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेके जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, हालांकि ये क्या है बस एक रिप्रेजेंटेशन है ये रियल नहीं है, लेकिन इस तरीके से सॉलिड का मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हम इस रूल के बारे में बात करें तो इस रूल ने 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को अमेंड किया है। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इशू किया गया, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे देश में 6 टाइप के टोटल सॉलिड वेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। इसमें आप म्यूनिसिपल वेस्ट देखेंगे, हैजार्डस वेस्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट देखेंगे, प्लास्टिक वेस्ट देखेंगे और कंस्ट्रक्शन वेस्ट देखेंगे। तो ये 6 टाइप के सॉलिड वेस्ट हमारे देश के अंदर क्लासिफाई किए गए। तो ये दोस्तों ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में था। अब हम बात करने वाले हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अर्बन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है उसके बारे में। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि UN हैबिटेट ने एक वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 पब्लिश की, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अर्बन एयर पोल्यूशन के कारण लगभग 6.7 मिलियन लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हुई है 2019 में। तो इस वजह से अर्बन एयर पोल्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि IQ एयर ने एक रिपोर्ट पेश की जिस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में 9 इंडिया से आते हैं। तो इसलिए अर्बन एयर पोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अर्बन एयर पोल्यूशन के रीजंस की बात करें तो इसके कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला आप मेट्रोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर देखेंगे, जैसे कि अर्बन एरियाज में हमें लो रेनफॉल देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में हमें विंड एयर शेड डायनामिक्स देखने को मिलता है।
विंड एयरशेड डायनामिक्स कहने का मतलब कि एक शहर अगर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो शहर की गर्म हवा होती है वो इन्हीं पहाड़ों के बीच में ट्रैप हो जाती है, और जो शहर का पोल्यूटेंट होता है वो हवाओं के साथ बाहर नहीं निकल पाता, तो इसकी वजह से शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसके बाद फिर हम डस्ट स्टॉर्म्स भी देखते हैं शहरों में, इसकी वजह से भी अर्बन एयर पोल्यूशन होता है। अगला है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति में क्या होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो भी हमारे ज़मीन के आसपास के पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब हवा ऊपर उठती है तो इन पोल्यूटेंट्स को ऊपर लेके चली जाती है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या होता है, हवा ऊपर नहीं उठ पाती और ये सारे पोल्यूटेड हमारे ज़मीन के आसपास कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, इससे कि एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ मेट्रोलॉजिकल और जोग्राफिकल फैक्टर अर्बन एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। फिर अर्बन एयर पोल्यूशन के लिए हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी कुछ हद तक जिम्मेदार मान सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे दिल्ली और एनसीआर के आसपास वाले रीजन में स्टबल बर्निंग की जाती है, पंजाब और हरियाणा में, तो उस स्टबल बर्निंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें अर्बन और इंडस्ट्रियल फैक्टर के भी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। जैसे आप शहरों में देखेंगे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, हाई व्हीकल डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शहरों में चलती है, इंडस्ट्रियल एमिशंस अलग होता है, अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अर्बन एयर पोल्यूशन जो कि इंडिया में है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा अर्बन एयर पोल्यूशन के बारे में था। तो अभी हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन के बारे में, तो इससे रिलेटेड हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में चर्चा किया है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अगर बात करें, तो इसमें 6 टाइप की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। एक होता है गुड, फिर सैटिस्फैक्टरी, फिर मॉडरेटली पॉल्यूटेड, फिर पुअर, फिर वेरी पुअर और सिवियर। तो इसमें क्या-क्या है, पीएम का पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें टोटल 8 पोल्यूटेंट्स को शामिल किया गया है। इसमें आप PM10 देखेंगे, PM2.5 देखेंगे, माफ कीजिएगा, PM10, PM2.5, फिर NO2, SO2, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है और प्लम्बम यानी कि लेड है। तो ये सारे जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं इनको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड किया गया। तो ये दोस्तों अर्बन एयर पोल्यूशन के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, IPBS नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट 2024 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम IPBES की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। दरअसल इसको 2012 में स्टैब्लिश किया गया था और इंडिया एक इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि IPBS एक UN की बॉडी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो IPBES के लिए एक सेक्रेटेरिएट सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये जो नेक्सस वर्ड है ये एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी नेक्सस है। तो बायोडाइवर्सिटी नेक्सस का क्या मतलब होता है दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी नेक्सस का मतलब होता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में, वाटर में, फूड में, हेल्थ में और क्लाइमेट चेंज में, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है, इन सब ये सब कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी नेक्सस कहते हैं। तो ये जो IPBS की 2024 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कुछ ज़रूरी बातें हमारे लिए हो जाती हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले 30 से 50 वर्षों में जो बायोडाइवर्सिटी है वो 2 से लेकर 6% तक डिक्लाइन कर गई है। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जितने भी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनका लगभग 50% जो है वो इन्हीं इकोसिस्टम और ह्यूमंस के बीच का जो हेल्थ है उनके बीच के इंटरकनेक्शन से ड्रिवन है। यानी कि इकोसिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है वो 50% इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज के लिए जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में है। अगर हम लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होते हैं जो कि जिनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है सी के साथ, वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे होते हैं, ज़मीन से लैंड से घिरे होते हैं। दुनिया में दोस्तों टोटल 32 लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उनमें से भी लीचटेंस्टीन और उज्बेकिस्तान ये दो ऐसे लैंडलॉक कंट्रीज हैं जिनको हम डबली लैंडलॉक्ड कहते हैं। डबली लैंडलॉक्ड होने का मतलब है कि ये दोनों कंट्रीज तो खुद लैंडलॉक्ड हैं ही, साथ ही साथ ये दूसरे लैंडलॉक कंट्री से सराउंडेड भी हैं, इसलिए इनको हम डबली लैंडलॉक कंट्री कहते हैं।
अब यहाँ पे मैंने मैप प्रोवाइड कर दिया है, जिसको कि आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो रिविजन के टाइम में इसको आप आराम से देख सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे लैंडलॉक कंट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 है। अगर हम इसके करंट की बात करें तो इस अवार्ड को 2024 में अनाउंस किया गया है यूनेप के द्वारा, और हर साल यूनेप ही करती है। यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए। 2024 का ये अवार्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस एडिशन में 2024 के एडिशन में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड है वो इंडियन इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, इनको दिया गया है। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। माधव गाडगिल जो है अपने इन्होंने वेस्टर्न घाट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो उनके लिए इनको जाना जाता है। अब वेस्टर्न घाट क्योंकि एक बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हमारे देश का पार्ट हो जाता है, तो उन्होंने वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी काम किया है, तो इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसमें? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड को हर साल दिया जाता है, और ये अवार्ड 2005 से दिया जा रहा है। और ये अवार्ड जो है वो यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर भी है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है। अब ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या होता है, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। दोस्तों टैक्सोनॉमी का होता है मतलब क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर अब हम स्टील को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा स्टील ग्रीन है या कौन सा स्टील ग्रीन नहीं है, इससे हमें ये फायदा होगा कि हम अपने एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएंगे कि किस स्टील का प्रोडक्शन करना है, हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें ग्रीन स्टील का डेफिनेशन दिया गया है, और ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन स्टील ऐसा स्टील होता है जिस स्टील के 1 टन प्रोडक्शन में अगर 2.2 टन से कम CO2 का एमिशन हो रहा है तो वो स्टील ग्रीन स्टील है, ये आप ध्यान में रखेंगे। स्टील विथ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन इंटेंसिटी ऑफ लेस देन 2.2 टन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील, यानी कि 1 टन फिनिश्ड स्टील के में अगर 2.2 टन से कम CO2 का एमिशन हो रहा है तो हम ऐसे स्टील को ग्रीन स्टील कहते हैं, ठीक है। अब ग्रीन स्टील जो टैक्सोनॉमी हमने किया है उसका कई फायदा हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे नेशनल मिशन ऑन ग्रीन स्टील इसको एडवांस करेगा, ये हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करेगा, और इससे फिर हमारे देश के अंदर इनोवेशन और ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये दोस्तों ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों ये है कि इंडिया ने पहला गैंगीज रिवर डॉल्फिन का टैगिंग किया है असम में, तो इस वजह से जो गैंगीज रिवर डॉल्फिन है ये एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज बन जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अगर इसके करंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि असम में ये जो गैंगीज रिवर डॉल्फिन है इनकी टैगिंग की गई है ताकि इनका पता लगाया जा सके कि ये किस प्रकार मूव करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे इनको परेशानियां होती है, ताकि हम इनको कंजर्व कर सकें। अगर हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात करें तो इसी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत ये टैगिंग की गई है। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फंड किया है, और इस प्रोजेक्ट को 2020 में शुरू किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत रीसेंट का प्रोजेक्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो गैंगीज रिवर डॉल्फिन को तो कंजर्व करना है ही, साथ ही साथ ये रिवराइन इकोसिस्टम को भी कंजर्व करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। रिवराइन इकोसिस्टम मतलब एक नदी का जो अपना इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम को कंजर्व करने का भी एम इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन का है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला है, माफ कीजिएगा अगला नहीं, फिर अगर हम गैंगीज रिवर डॉल्फिन के बारे में बात करें तो ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है यानी स्थानिक है। अब प्रेजेंटली पूरी दुनिया में डॉल्फिन्स के जितने पॉपुलेशन है उसका 90% इंडिया में पाया जाता है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो गैंगेस रिवर डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो ये दोस्तों गैंगेस रिवर डॉल्फिन के बारे में न्यूज़ था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, जिसको कि अब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। तो रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद अब मध्य प्रदेश के पास टोटल 8 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब ये टोटल 8 कौन कौन से टाइगर रिजर्व है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं,
ये लगभग दक्षिण पश्चिम में या मध्य में कह सकते हैं, बिल्कुल एमपी के सेंटर में ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। साथ ही साथ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सुना बेड़ा देख सकते हैं, ओडिशा में। तो रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगर हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेजर साइट्स की बात करें तो इसमें आप भीमबेटका रॉक शेल्टर्स देखेंगे, और ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और फिर इसमें गिनोरगढ़ फोर्ट भी देखेंगे। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों माधव नेशनल पार्क के बारे में है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी अपने करंट अफेयर्स में चर्चा किया है। तो माधव नेशनल पार्क को जो है एनटीसीए ने एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूव कर दिया है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है और उसमें ये रहा आपका माधव नेशनल पार्क। तो अब ये नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, अगर हम एनटीसीए के बारे में बात करें, क्योंकि एनटीसीए ने ही माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूव किया है। तो एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस बॉडी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में बनाया गया है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। माफ कीजिएगा, और वो भी शिवपुरी जिले में है। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो माधव नेशनल पार्क जो मुगल एम्परर्स हुआ करते थे उनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, और इसको 1958 में नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। फिर इसमें सख्य सागर और माधव सागर दो इंपॉर्टेंट लेक्स आप इस नेशनल पार्क में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों माधव नेशनल पार्क के बारे में था, जो कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 58th। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों स्पॉन्ज सिटी के बारे में। अब ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अर्बन फ्लड्स को सॉल्व करने के लिए, अर्बन फ्लड्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्पॉन्ज सिटी जो है, अब स्पॉन्ज नाम से आप समझ ले सकते होंगे कि किसी भी चीज़ को सोखना एक जगह से और फिर उसको कहीं पे जाके वो कर देंगे। तो स्पॉन्ज की तरह हम जब हमारे शहर काम करने लगेंगे तो हम उनको स्पॉन्ज सिटी कहते हैं। अगर स्पॉन्ज सिटी की बात करें तो स्पॉन्ज सिटी का मतलब होता है एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना, जिसमें हम फ्लड कंट्रोल कर पाएंगे, वाटर कंजर्वेशन कर पाएंगे, माफ कीजिएगा, हम वाटर कंजर्वेशन कर पाएंगे, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो हम इस तरीके से अपना अर्बन डेवलपमेंट करें कि हमारे शहरों में बाढ़ नहीं आए, हमारे शहरों में वाटर कंजर्व हो, हमारे शहरों में जो वाटर की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो और हमारा नेचुरल इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट रहे। तो हम इसको स्पॉन्ज सिटी कहते हैं। स्पॉन्ज सिटी के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हमारे एनवायरनमेंट में एयर को क्लीन करता है, ह्यूमिडिटी को अच्छे से बनाए रखता है ना, हर जो अर्बन माइक्रो क्लाइमेट होता है उसको रेगुलेट करेगा, फिर पब्लिक हेल्थ रिस्क को भी रिड्यूस करेगा। तो स्पॉन्ज सिटी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम दुनिया भर के मेजर स्पॉन्ज सिटीज की बात करें तो अल्बानिया में आप टिराना को देख सकते हैं। फिर बर्लिन भी ऐसा ही एक स्पॉन्ज सिटी है जिसने अपने ग्रीन रूफ और वर्टिकल गार्डन्स की मदद से अपने शहर को काफी स्वच्छ बना के रखा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों डेनाली फॉल्ट के बारे में है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये एक मेजर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है जो कि अलास्का यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये देखेंगे आप कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो टेक्टोनिक डायनामिक्स है उसी का पार्ट है। अब मैं अलग अलग टाइप के फॉल्ट के बारे में अभी आपसे बात करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेनाली फॉल्ट है, ये रहा डेनाली फॉल्ट। अब मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, तो यहाँ पे हमें फॉल्ट और उसके टाइप के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने करंट के साथ स्टैटिक को कवर नहीं किया तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक के भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो करंट में चर्चा में होते हैं। देखिए, फॉल्ट दोस्तों चार टाइप के होते हैं। मैं आपको पिक्चर की मदद से समझाता हूँ। ये देखो, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में एक टुकड़ा जो है वैसे ही रहे और दूसरा टुकड़ा ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ जाए, तो इससे नॉर्मल फॉल्ट बनता है। ठीक है, इन दोनों में टेंशन हुआ और टेंशन के कारण एक स्टेबल रह गया और दूसरा नीचे की तरफ आ गया। दूसरा होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब कोई भी लैंड का दो टुकड़ा आपस में ऐसे एक इधर जाए एक इधर जाए, तो ऐसे में जो फॉल्ट बनता है हम इसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, और हमारा जो डेनाली फॉल्ट था वो इसी टाइप का फॉल्ट था। एक तीसरा होता है रिवर्स फॉल्ट, यानी कंप्रेशन के कारण
एक जो लैंड का पार्ट होता है वो दूसरे लैंड के पार्ट के ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ जाए। हमने नॉर्मल फॉल्ट में क्या देखा था, नॉर्मल फॉल्ट में ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे आता है, लेकिन रिवर्स फॉल्ट में ये ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए हम इसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और चौथा होता है ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे भी मूवमेंट हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है एक साथ, तो इससे ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट बनता है। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह एक असली तस्वीर है जो कि एक फॉल्ट को दर्शा रहा है। तो ये डेनाली फॉल्ट आप ध्यान में रखेंगे, जिसका लोकेशन आप अलास्का यूएसए में देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों किलाउइया वोल्केनो के बारे में है। अब ये रिसेंटली हवाई के बिग आइलैंड पे इरप्ट हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए चर्चा का विषय बन जाता है। अगर इस वोल्केनो के बारे में बात करें दोस्तों, किलाउइया वोल्केनो के बारे में हम बात करें तो ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये हवाई आइलैंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है। अब इस वोल्केनो का समिट जो है वो कोलैप्स कर गया है, और कोलैप्स करने से काल्डेरा बनता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि इस तरीके से जो एक वोल्केनो होता है, यहाँ से जो वोल्क मैग्मा होता है वो ऐसे निकलता है, लावा निकलता है। ठीक है। अब जब इसका जो ये कोन आप देख रहे हैं, तो आगे वाला पार्ट ये कोलैप्स कर जाए तो यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा सा बन जाता है, और इस तरीके से एक गड्ढे का निर्माण होता है, जिसको हम काल्डेरा कहते हैं। और इसी काल्डेरा में जब पानी ऐसे जमा हो जाए तो हम इससे काल्डेरा लेक का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये जो आप मैंने हवाई ये जो वोल्केनो के बारे में बताया, किलाउइया वोल्केनो, इसका जो आप देखेंगे स्लोप है, वो हवाई आइलैंड में एक और इम्पॉर्टेंट वोल्केनो है माउना लोआ, तो इसके साथ ये मर्ज करता है। अगर हम हवाई आइलैंड्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक वोल्केनिक आर्कीपेलागो है जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। इसमें 8 मेजर आइलैंड्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर आइलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। आर्कीपेलागो के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है। देखिए, अब हवाई आइलैंड का जो फॉर्मेशन है वो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की मदद से हुआ है। तो हमारे लिए हॉटस्पॉट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हॉटस्पॉट हमारे अर्थ के मेंटल का एक ऐसा एरिया होता है जो कि जहाँ से एबनॉर्मली हॉट रॉक का हमेशा राइज होता रहता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, वोल्केनिज्म होता है, और जो भी उस राइज होते हुए मैग्मा के ऊपर का क्रस्ट है, मान लीजिए ये यहाँ पे मेंटल है जहाँ पे बहुत सारे मैग्मा है। अब यहाँ से लगातार क्या होता है, मैग्मा एबनॉर्मली ऊपर की तरफ उठता जाता है, और ये मान लीजिए क्रस्ट है। तो यहाँ पे ये मैग उठता हुआ मैग्मा यहाँ एक फॉल्ट डेवलप कर देता है, और यहाँ से लगातार इरप्शन होता रहता है, लगातार इरप्शन होता रहता है। ठीक है। तो आपने हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में डेक्कन लावा के बारे में पढ़ा होगा। उसका फॉर्मेशन भी वोल्केनिक जो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म है उसके तहत ही हुआ है। जब हमारा देश क्रिटेशियस पीरियड में, या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, जब हमारा देश अपने हिस्ट्री में रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था, तो उस रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के दौरान वो डेक्कन लावा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेंटल का एक एरिया होता है जहां से एबनॉर्मली हॉट लावा हमेशा ऊपर उठता रहता है, हम इसी को कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है। अब हॉटस्पॉट की वजह से वॉल्केनिक चेन्स बनते हैं। अब मान लीजिए ये एक क्रस्ट है, अब ये क्रस्ट लगातार मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे मैग्मा निकल रहा है, तो जब ये पार्ट इधर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा, तो जो यहाँ पे वोल्केनिज्म हो रहा था फिर यहाँ पे होने लग जाएगा, जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसी को हम हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म कहते हैं। और हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की वजह से वोल्केनिक चेन्स बनते हैं। अब हॉटस्पॉट क्यों बनता है दोस्तों, हॉटस्पॉट मेंटल प्लूम की वजह से बनता है। मेंटल प्लूम एक ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे जो मेंटल मटेरियल होता है, जो मेंटल का मटेरियल होता है, वो बहुत ही डीप पार्ट ऑफ अर्थ से आता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसे मेंटल प्लूम की वजह से हॉटस्पॉट का निर्माण होता है, और इस हॉटस्पॉट की वजह से वॉल्केनिक चेन्स बनते हैं। और जो हवाई आइलैंड है वो भी एक वॉल्केनिक चेन से ही बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा किलाउया वोल्केनो के बारे में, मोनालोआ वोल्केनो के बारे में, हवाई आइलैंड के फॉर्मेशन के बारे में। तो ये दोस्तों दिसंबर महीने का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, और बहुत ही जल्दी
मैं मार्च 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को ख़त्म कर दूंगा, ताकि आपके पास भी रिवीजन का टाइम मिल सके। और आप रिवीजन करने के लिए मेरी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों इतनी वीडियो देखने के बाद भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले ज़रूर लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।